नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की है जो हमारी सीरीज है दोस्तों। अब इस सीरीज में हम जीटी रोड बेल्ट पर निकलेंगे और जीटी रोड बेल्ट की राजनीति की यात्रा को जानेंगे। आज सबसे पहले इस वीडियो में हम करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी कहानी को जानेंगे और इसके बाद एक एक करके उसके जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके चुनावी इतिहास और उनके प्रमुख नेताओं पर बात करेंगे। अभी तक दोस्तों हम काफ़ी हरियाणा के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको कवर कर चुके हैं, तो आपने वो नहीं देखे हैं तो इस सीरीज़ में जाकर आप पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप करनाल लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास की शुरुआत से इसे जानना चाहें तो आपको पता चलेगा कि केवल देश में जब दूसरी लोकसभा के लिए 1957 में चुनाव हुए थे उनको छोड़ दें तो करनाल हमेशा देश का संसदीय क्षेत्र रहा है। 1952 के पहले आम चुनाव में ये डबल सीट थी और यहाँ से सुभद्रा जोशी जी सामान्य और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सत्यवादी जी आरक्षित लोकसभा सदस्य चुने गए थे। दोनों ही सांसद मूल रूप से हरियाणा से नहीं थे। सुभद्रा जोशी जी तो देश की जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी थी, साथ में वो सांप्रदायिकता की धुर विरोधी भी थी और उन दिनों जो करनाल का इलाका था वो सांप्रदायिकता उसमें पूरे यौवन पर थी और उससे मुकाबले के लिए सुभद्रा जोशी को दिल्ली से करनाल लाया गया था और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी रही। वो 1957 में अम्बाड़ा से भी सांसद बनी थी और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सुभद्रा जोशी जी ने 1962 में जनसंघ का जो गढ़ होता था बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी चुनाव में हराया था। एक दौर में चर्चाएं ये भी रही थी कि फिरोज गांधी से उनका प्रेम संबंध था, लेकिन राजनीति में प्रेम संबंधों की कोई जगह नहीं होती, ये बस कहानियाँ होती हैं जो सुनी सुनाई जाती रहती हैं। इसलिए सुभद्रा जोशी जी की ये कहानी भी एक बाकी कहानियों की तरह ही है। 1957 के चुनाव में करनाल क्षेत्र जो था वो कैथल लोकसभा क्षेत्र का भाग बन गया था और कैथल लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी बाबू मूलचंद जैन जी कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। तीसरी लोकसभा के लिए 1962 में चुनाव हुए तब करनाल बन गया था दोबारा से और जनसंघ के स्वामी रामेश्वरानंद जी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के वीरेंद्र को पराजित किया था और वीरेंद्र वीर प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। स्वामी रामेश्वरानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि पूरी तरीके से हरियाणा रही। करनाल जिले के घरोंडा में उन्होंने 1939 में गुरुकुल की स्थापना की थी जो आज भी है। स्वामी रामेश्वरानंद जी भी कमाल के व्यक्तित्व के धनी थे और आज के दौर में ऐसे नेता मिलना नामुमकिन है। सांसद रहते हुए उन्होंने जो देश की संसद जो सब्सिडी वाला खाना था वो कभी नहीं खाया। वो हमेशा अपनी जेब में 2 रोटी लेकर संसद जाते थे, अपना सारा वेतन रक्षा कोष में देते थे। आज शाम को 5 बजे स्वामी रामेश्वरानंद जी की जो कहानी है दोस्तों मैं भूली भूसरी सीरीज में आपको विस्तार से सुनाऊंगा। हरियाणा राज्य निर्माण के बाद 1967 में चुनाव हुए और चुनाव में करनाल से पंडित माधोराम शर्मा पालीवाल जी सांसद चुने गए। उन्होंने जनसंघ प्रत्याशी स्वामी रामेश्वरानंद जी को हराया और ये चुनावी मुकाबला कितना कांटे का था इसका अनुमान आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि स्वामी रामेश्वरानंद जी मात्र 203 मतों से ये चुनाव हारे थे। 1971 में भी माधोराम शर्मा जी सांसद निर्वाचित हुए और इस दफा उन्होंने स्वामी रामेश्वरानंद जी को ही पराजित किया। आपातकाल के बाद 1977 में संपन्न चुनाव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित भगवदयाल शर्मा जी कांग्रेस के जगदीश प्रसाद को पराजित करके देश की संसद में पहुंचे, लेकिन कुछ समय बाद पंडित जी को राज्यपाल बनाया गया तो खाली जो सीट हुई उस पर उपचुनाव हुआ और उसमें महेंद्र सिंह लाटर विजयी हुए थे। लाटर साहब ने पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी को पराजित किया था। पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी रोहतक जिले के खरर गांव के रहने वाले थे। आज भी उनकी गांव में पुश्तैनी हवेली है जिसको पिछले दिनों में गांव खरर में गया था तब मैंने उसको देखा था और ये जानकारी आजकल की पीढ़ी को नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि पंडित जी तो उधर के ही थे। 1980 और 1991 के बीच में 4 लोकसभा चुनाव हुए दोस्तों और इन चारों चुनाव में विजयी होकर कांग्रेसी नेता पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी ने चौका लगाया था। हरियाणा में लोकसभा के लगातार 4 चुनाव जीतने का कीर्तिमान शायद चिरंजी लाल शर्मा जी के साथ पास ही अभी तक है। इन चुनाव में 3 चुनाव में सुषमा स्वराज मुकाबले में थी और उन्होंने भी हार की हैट्रिक बना के एक तरीके से कीर्तिमान बनाया था। 1980 में चिरंजी लाल शर्मा और सुषमा स्वराज
जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनके बीच टक्कर हुई थी। शर्मा जी ने स्वराज को 20,000 वोटों से हराया था। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर थी, उसमें पंडित चिरंजीलाल शर्मा जी ने कांग्रेस, जो जगजीवन राम कांग्रेस थी, उसके देवी सिंह को 1 लाख वोटों से हराया था। सुषमा स्वराज तीसरे नंबर पर रही थी, उन्हें करीब 77,000 वोट उस समय मिले थे। 1989 में सुषमा स्वराज जी की तीसरी हार हुई। इस चुनाव के बाद सुषमा स्वराज जी ने चुनावी राजनीति के लिए हरियाणा को हमेशा से अलविदा कह दिया। 1991 में चिरंजीलाल शर्मा जी ने जनता दल के चशमपाल सिंह जी को हराया और जनता पार्टी के रणजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 1996 में चिरंजीलाल शर्मा जी की विजय श्रृंखला को भाजपा के ID स्वामी जी ने तोड़ दिया और उन चुनाव में समता पार्टी के श्याम सिंह राणा जी तीसरे नंबर पर रहे। 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी जीत का झंडा गाड़ने के लिए करनाल पहुंच गए। वो ये साबित करना चाहते थे कि मैं बहुत बड़े हर जगह से जीत सकता हूं। भजनलाल जी ने ID स्वामी को करीबन 50,000 वोटों से हराया, लेकिन अगले ही साल फिर चुनाव हुए और भजनलाल जी को ID स्वामी ने उनके जीवन की पहली और अंतिम हार का स्वाद चखाया। भजनलाल जी केवल एक ही चुनाव अपने जीवन में हारे और ये वो चुनाव था। इस चुनाव में हरियाणा लोकदल ने की जो बेंटेड कविन थी फूलन देवी, उसके पति उमेद सिंह कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा था और तीसरे नंबर पर वो रहे थे। 2004 में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ये सीट कांग्रेस की झोली में डाली और भाजपा के ID स्वामी जी को 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से पराजित किया। इनेलो के अशोक अरोड़ा 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। साल 2009 में भी अरविंद शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र मराठा को 1.25 लाख से भी ज़्यादा वोटों से परास्त किया। भाजपा के ID स्वामी तीसरे नंबर पर रहे। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सुनी चोपड़ा विजयी हुए और उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराया। इस दफा बसपा के वीरेंद्र मराठा लगभग 1 लाख वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। साल 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल संसदीय क्षेत्र से अपने जो नज़दीकी हैं संजय भाटिया, उनको चुनावी मैदान में उतारा और इस बार भाजपा यहाँ से चुनाव जीत गई। संजय भाटिया ने 6 लाख मतों से कुलदीप शर्मा को चुनावी मैदान में पटकनी दी। और अब दोस्तों 2024 सामने है। GT रोड बेल्ट भाजपा का गढ़ मानी जाती है इन दिनों। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के साथ ही ये इलाका जुड़ा हुआ है, लेकिन अब नदी में बहुत पानी बह चुका है। GT रोड बेल्ट पे 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें क्या होगा और करनाल संसदीय क्षेत्र में क्या होगा, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि करनाल जो GT रोड बेल्ट का एक अहम लोकसभा क्षेत्र है, उसमें कौन 2024 में जीतेगा, भाजपा या फिर कांग्रेस यहाँ से बाजी मारेगी या कोई तीसरा कैंडिडेट भी आ सकता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब जो करनाल के 9 लोकसभा ये विधानसभा क्षेत्र हैं, अब उनकी कहानी अब नेक्स्ट एक एक करके आपके सामने आती रहेगी। 3 बजे राजनीतिक बातों में स्वागत है दोस्तों। आप हमेशा, आपका जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकातें होती रहेंगी। शुक्रिया, नमस्कार।